नज़र आता तो हम अपने दोस्तों के पास जाते हैं। जो पेरेंट्स हैं उनसे भी गुजारिश करेंगे कि वो अपने बच्चों को कॉलेज भेजें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है ये कैंपस जो है सबसे बेहतरीन कैंपस है और यहाँ ड्रग्स का समझे कि वो मुझे लगता है नामुमकिन बात है। बीरवा सब डिवीजन में जो बेली ब्रिज है, जो 90s में आर्मी ने तामीर किया, जो एक लड़की है इसे हर वक्त ये समझ जाता है कि ये कम है सबसे, इसमें अक्ल नहीं होती। आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आप सभी का हमारे प्रोग्राम रूबरू में। मैं हूं प्रोग्राम की होस्ट फिजा नज़ीर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं पिछला वक्फा हमें वक्त की नज़ाकत को देखते हुए रोकना पड़ा था, तो आइए बढ़ाते हैं अपने प्रोग्राम को आगे और करते हैं बडगाम के लोगों से बात, क्योंकि इस वक्त जैसा कि आप जानते हैं हम बडगाम के बीरवा इलाके में मौजूद है और बडगाम का बहुत ही अहम कंट्रीब्यूशन है हमारे कश्मीर के लिए। यहाँ से काफ़ी सारे शायर हमें मिले हैं, काफ़ी फ़न और फनकार बडगाम ने हमें दिया है। तो आइए करते हैं बडगाम के लोगों से बात और जानते हैं क्या कुछ ओपिनियंस, क्या कुछ ग्रीवियंसेस हैं इनकी। ये कॉलेज सिर्फ कॉलेज तक ही महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि एक फुल फ्लेजेड यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। मेरा आज तीसरा साल है इस कॉलेज में। मेरे ख्याल से ये कॉलेज काफ़ी ही अच्छा है और इन 3 सालों में इसने काफ़ी तरक्की की। We have a good ratio of female students of this area who are pursuing higher education. पिछले 4-5 सालों का ताल्लुक है, तो डेफिनेटली जो एक अनसर्टेनिटी होती थी कश्मीर में, मामूली सा पत्थर चलता था तो सबसे पहला जो इफेक्ट होता था वो कॉलेजेस पे होता था। कॉलेज के स्टूडेंट्स घर में बैठते थे और उसका खमियाजा हमें आज भी भुगतना पड़ता है। एजुकेशन बहुत एक्सपैंड हो गया तो डिफरेंट जगहों पे वो जा रहे हैं डिफरेंट कोर्सेज करने के लिए। मैं मिसाल दूंगा, जैसे हम बच्चे को छोड़ते हैं प्राइवेट स्कूल में तो या जीसीआर पे, गूगल क्लासरूम पे या मेल या व्हाटएवर व्हाट्सएप ग्रुप शाम को आता है कि ये होमवर्क करके दीजिए। कॉलेज का जो भी यहाँ पे फैसिलिटीज हम प्रोवाइड आपको करा रहे हैं, इनका आप भरपूर फ़ायदा लें। मैं जीडीसी बीरवा में फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। मैंने पिछले महीने ज्वाइन किया है एंड मैं टंगमग से बिलोंग करता हूँ, बारामूला डिस्ट्रिक्ट, और मैंने बडगाम डिस्ट्रिक्ट का ये कॉलेज इसलिए चूज़ किया बिकॉज आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट इट एंड नाउ आई एम एक्सपीरियंसिंग इट ऑल्सो। यहाँ पे ना सिर्फ थ्योरी पे फोकस किया जाता है बट हमें प्रैक्टिकल्स भी कराए जाते हैं, वो भी बहुत अच्छे से। यहाँ के जो टीचर्स हैं दे आर हाईली क्वालिफाइड विद PhDs, उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, उनको पता है बच्चों को कैसे नर्चर करना है, कैसे पढ़ाना है एंड दे आर वेरी हेल्पफुल ऑल्सो। अगर हमें एक्स्ट्रा टाइम ज़रूरत होता है वो दे देते हैं, अगर हमें कभी किसी चीज़ में हेल्प चाहिए होते हैं वो कर देते हैं हमारे टीचर्स एंड हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। एंड टॉकिंग अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉलेज, इट्स गुड। देयर आर चेंजेस, जो नेसेसरी चेंजेस हो सकती है यहाँ पे, बट बेसिक्स जो फंडामेंटल्स हैं वो सारे प्रेजेंट है इस कॉलेज में। जितनी भी हमारी चीज़ें होती है वो फुलफ़िल हो जाती है यहाँ पे। और ये कॉलेज की लोकेशन के बारे में भी कहना चाहूँगा, ये अच्छी जगह पे है कॉलेज, बट कंसिडरिंग यहाँ पे आसपास में ब्रिक किल्न्स है तो थोड़ा सा पोल्यूशन का रहता है, बट हमारा कॉलेज है हाइट पे तो वो वहाँ से पोल्यूशन उतना नहीं होता है। जो बच्चे हायर एजुकेशन में आना चाहते हैं, जो बच्चे यहाँ पे है, अभी हमारी बात हुई यहाँ पे एनरोलमेंट की। मैं समझता हूँ कि एनरोलमेंट अगर हमें बढ़ानी है उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है हम बच्चों को ये बोले कि हम आपको क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। एज़ फार एज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बीरवा इज़ कंसर्न, मैं अपने बच्चों को इस माध्यम से ये कहना चाहूँगा, जो स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स है, फैसिलिटीज़ है, वो सारी यहाँ पे आपको है। हम यहाँ पे स्टाफ है, हम बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, हमने श्रीनगर में भी देखा, बारामूला में भी देखा, सब जगह की फैसिलिटीज़ देखी है। और जहाँ तक बात इस कॉलेज की है, इस कॉलेज में वो सब फैसिलिटीज़ हैं जो एक बेस्ट इंस्टीट्यूशन को होनी चाहिए। आपका लाइब्रेरी का पार्ट, लैब्स का पार्ट, क्लासरूम्स का पार्ट, ये वाहिद कॉलेज यहाँ पे है इस
इलाके में कि जहाँ पे सारे आपके क्लासरूम्स आपके इंटरनेट इनेबल्ड हैं। ये फैसिलिटीज़ शायद ही हुआ करती थी। नाज़रीन, अभी हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं और हम यूथ की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं मैं आपको बता दूं कि हमारा यही यूथ जो है वो आज ड्रग एडिक्शन में मुब्तला हो गया है। आपको बता दूं कि कश्मीर ने अब ड्रग एडिक्शन में, स्टैटिस्टिक्स की मैं बात करूं तो पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया है। तो जानने की कोशिश करूंगी यहाँ के नौजवानों से कि क्या वजह है कि हमारा यूथ इतना इंडल्ज हो गया है ड्रग एडिक्शन में, और क्या सजेशंस है इनके कि किस तरह हमारे यूथ इस एडिक्शन से बाहर आ सकता है। ड्रग्स की जो रेट है वो भी अलार्मिंग रेट पे है। कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर में 4 लाख से ज़्यादा लोग अभी ड्रग एडिक्शन में है। और बदकिस्मती की जो बात है कि बताया जा रहा है कि 36,000 वुमेंस जो चरस गांजे का इस्तेमाल करती है। यूथ जो हमारा है ये हमारा फ्यूचर है। यूथ विद क्लियर डायरेक्शन इज़ द फ्यूचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हम चाहते हैं हमेशा, मैं एज अ स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट डिस्ट्रिक्ट बडगाम में काम करता हूँ, एज अ सोशल एक्टिविस्ट काम करता हूँ। हम पिछले 10-12 साल से स्पोर्ट्स एक्टिविज़म के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे हम काम करते हैं। ड्रग्स के काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, जिसमें से ख़ास तौर पर मुझे लगता है, मेरे ख्याल से, कि अनएम्प्लॉयमेंट इसका एक मेन रीज़न है। या अगर हम देखते हैं कि बैड कंपनी, हमारी सोसाइटी में कोई ड्रग एडिक्ट होता है, उसके साथ बाकी सारे बच्चे भी चलते हैं, तो वो भी उस एडिक्शन में मुब्तला होते हैं। और हम उसके रिगार्डिंग हम स्पोर्ट्स इवेंट्स का ऑर्गेनाइज़ करते हैं। लेकिन अब अगर हम बीरवा सब डिवीज़न की बात करेंगे, स्पोर्ट्स के हवाले से जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल नील है। पर्टिकुलरली अगर हम बीरवा सब डिवीज़न की बात करेंगे, बीरवा सब डिवीज़न में ना इंडोर स्टेडियम है ना ही आउटडोर स्टेडियम है। क्योंकि जब हम यूथ को इन्वॉल्व करते हैं, यूथ को एंगेज करते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, वो दूर रहते हैं एंटी सोशल एक्टिविटीज़ से, इमोरल एक्टिविटीज़ से, ड्रग एडिक्शन से, गैम्बलिंग से, मोबाइल एडिक्शन से। जो ड्रग एडिक्शन की बात है, इसमें पहली बात यह है कि अवेलेबिलिटी, क्योंकि हमने देखा है कि आपने सुना होगा कि कुछ यूपीएससी क्लियर करते हैं, लेकिन उनके पास कोचिंग तक के पैसे नहीं होती है। जो ड्रग करता है उसके पास पहले उसके लिए खर्चा आता है, उसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ मनी है। दूसरी बात जो है कम्पिटेटिव इन्वायरमेंट का नेगेटिव साइड, जो हम इसमें प्रेशर में पड़ जाते हैं कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की वजह से, उसमें सोचता है स्टूडेंट ड्रग्स लेने से उसका स्ट्रेस कम हो जाएगा। तीसरी चीज़ है पीयर प्रेशर, अगर उसके दोस्त कर रहे हैं तो वो भी उस चीज़ में फंस जाता है। ड्रग एडिक्शन के बारे में मैं बोलना चाहूँगी कि जम्मू एंड कश्मीर में 10 लाख से ज़्यादा ड्रग एडिक्ट्स है। वो हमारी पॉपुलेशन का 8% हो जाता है। वो इसलिए ड्रग एडिक्शन पे लोग पढ़ते हैं क्योंकि किसी को फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, किसी को स्टडीज़ में प्रॉब्लम होती है, किसी को अवेलेबिलिटी ऑफ मनी नहीं होती है, और वो फिर अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स होती है। तो इस वजह से लोग ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब उनको इनमें से निकाले कैसे? वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी में पार्ट लेना चाहिए, और अब जिसको उससे कुछ ना हो तो वो रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाए, वहाँ खुद जाके वहाँ पे डॉक्टर कंसल्ट करे ताकि वो उनकी हेल्प करे। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा देखा है जो ड्रग एडिक्ट होता है वो छुप के रहता है लोगों से, वो ये बताना नहीं चाहता कि मैं ड्रग एडिक्ट हूँ, पर वो इससे बाहर आना चाहता है। मैं चाहती हूँ कि अगर जो ड्रग एडिक्ट जो भी सुन रहा है वो इसमें, ये एक मेंटल इलनेस है, हम इसको ये नहीं बता सकते कि ये कोई इसमें पड़ा तो ठीक है किसी प्रॉब्लम की वजह से। अब उसको इससे निकलना है तो उसके लिए उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर जाना चाहिए ताकि वो इससे बाहर आ जाए। अगर कोई ड्रग यूज़ करता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है उसके पेरेंट्स। मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कैसे, क्योंकि जब हम सुबह, ये जो हमारा यूथ है यहाँ पर, इनको सुबह पेरेंट्स निकालते हैं घर से कि आप कॉलेज जाओ, और इनको पॉकेट मनी देते हैं। पॉकेट मनी देने के बाद वहाँ से सबसे मतलब जब ये आते हैं घर, या मेरा बच्चा या किसी और का, तो वहाँ से आके इनको अकाउंटेबिलिटी नहीं रखते हैं कि आपको मैंने सुबह 100 रुपये दिया था या आपको मैंने पॉकेट मनी दी थी, तो आपने उससे क्या किया, आपका कितना खर्चा हो गया दिन में। से फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को बच जाता है थोड़ा पैसा, तो उस पैसे का क्या आपने किया,
जबकि हर एक ज़रूरत एक पेरेंट पूरा करता है, चाहे यूनिफॉर्म हो, चाहे बुक हो, चाहे मोबाइल रिचार्ज हो, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये थोड़ा थोड़ा पैसा जब उसके पास बच जाता है, मैं नहीं बोलता हूँ सारे, लेकिन उस पे जो इसकी फिर कंपनी बन जाती है, पीयर प्रेशर ग्रुप, जो मेरे साथी ने बोला अभी, पीयर प्रेशर ग्रुप, जो गलत सोहबत आ जाती है, तो देयर इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ मनी। जब उसमें रह जाते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, ये छोटा सा नुक्ता है, मे बी रॉन्ग एट टाइम्स, बट ये छोटी छोटी चीज़ें, तो ये अकाउंटेबल बनाना, अपने ये पेरेंट अपने इस बच्चे को अकाउंटेबल नहीं बनाता है। आप दिन भर कहाँ रहे, आप किसके साथ रहे, आपने दिन भर क्या किया, आप किस सोहबत में रहे, दिन में कौन कौन सा क्लास आपने अटेंड किया, और आप कहाँ कहाँ गए आज। तो दिस इज़ वन फैक्टर। ड्रग के हवाले से बात हो रही है, और इस कॉलेज के सिलसिले में मैं भी कुछ बताना चाहूँगा आपको। देखिए, हमारे कॉलेज के अंदर 2 कमेटियाँ बहुत ही अहम कमेटियाँ हैं। एक है हमारी ड्रग डे एडिक्शन सेल, उसके हमारे कन्वीनर है डॉक्टर बशीर साहब, और एक कमेटी हमारी है डिसिप्लिन कमेटी, उसके हैं डॉक्टर समीर साहब परहैप्स। तो ये दोनों कमेटियाँ बहुत ही वाइब्रेंट कमेटियाँ हैं इस कॉलेज के अंदर। और जो ड्रग डे एडिक्शन सेल है, उसमें हमने बच्चों को ड्रग डे एडिक्शन एम्बेसडर्स बनाया है। वो वॉलंटियरली काम कर रहे हैं, और इस कैंपस के अंदर हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि कोई स्टूडेंट मार्क्स भी लेके ना आए। और हम आप देख रहे हैं कि जब टीचर क्लासेस देता है, खासकर जो मेंबर्स इस ड्रग डे एडिक्शन कमेटी के, क्लासेस के बाद हम घूमते हैं कैंपस को, हर जगह देखते हैं कि कहीं पे कोई स्मोकिंग तो नहीं कर रहा है, कोई ड्रग्स तो नहीं ले रहा है। हर जगह हम जो है समझिए कि सिक सर्वे कर रहे हैं रोज़, ये रोज़ का काम होता है। इसके अलावा डिसिप्लिन कमेटी, वो भी काफ़ी वाइब्रेंट है। कैंपस में कहीं भी कुछ भी हो, हमने जैसे मैंने आपको कहा कि वॉलंटियर्स रखे हैं, एम्बेसडर्स रखे हैं, वो भी इन्फॉर्म करते हैं कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को कि फ़लाँ स्टूडेंट ऐसा कर रहा है, फ़लाँ स्टूडेंट शक का मतलब उस पर हम शक करते हैं कि शायद वो ड्रग्स ले रहा है, तो अकॉर्डिंगली हम फिर एक्शन लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है ये कैंपस जो है बाकी कॉलेजेस की बनिस्बत मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन कैंपस है, और यहाँ ड्रग्स का समझिए कि वो मुझे लगता है नामुमकिन बात है। जिस तरह हम यहाँ पे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, जिस तरह हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं, मुझे लगता है इसी सेशन के अंदर हमने 30 से 40 तक जो है अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए होंगे ड्रग रिलेटेड। और इतना ही नहीं, हमने कई सारे कैंपेन्स आउटसाइड कैंपस भी किए। तो हम आउटसाइड कैंपस भी हम जो है कभी रैली लेते हैं अगेंस्ट ड्रग्स के। तो यही बस कहना चाहता हूँ कि इस कॉलेज के अंदर इस सिलसिले में बहुत अच्छा काम हो रहा है, और हम चाहते हैं। तो अभी हमारे रिसेंटली कुछ कानून बने हैं ड्रग पेडलर्स को रोकने के लिए, इस ड्रग एडिक्शन को रोकने के लिए, तो कैसे आपको क्या लगता है कि ये कानून कितने अच्छे, कितने फ़ायदेमंद है? क्योंकि अब अगर किसी ड्रग पेडलर को पकड़ा जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी भी सीज कर दी जाती है, प्लस उसे 3 साल की जेल भी दी जाती है। तो क्या आपको लगता है कि इसके बाद ड्रग पेडलर जो है वो रुकेंगे? डेफिनेटली मुझे लगता है कि जितना सख्त पनिशमेंट होगा उतनी जल्दी ये बुराई जो है ख़त्म हो जाएगी। और ये पनिशमेंट बिल्कुल इसकी पब्लिसिटी भी होनी चाहिए, ताकि जो ऐसा करने वाले हैं वो पहले ही लारस जाएं कि ऐसा ना करें हम। तो मैं समझता हूँ यही जो रूल्स बने, जो कवानीन बने, ये बहुत ही अच्छी तरह एनफोर्स होनी चाहिए। और जो ये मुजरिम है, जो इसमें इन्वॉल्व है, इनको ऐसी ऐसी सज़ाएँ मिलनी चाहिए कि लोग देखें। देखिए, हमें पता है कि फ़लाँ जगह ड्रग पैडलर पकड़ा गया, फ़लाँ जगह ड्रग पैडलर पकड़ा गया, 5-6 दिन मीडिया पर बातें आती हैं, फिर उसके बाद हमें पता नहीं चलता है वो कहाँ है, जेल में है, और कभी 5-6 महीने के बाद पता चलता है कि उसकी बेल भी हुई है और वो बाहर निकल। तो मैं समझता हूँ कि मतलब जो पनिशमेंट है इसका, वो बहुत ही अच्छी तरह एनफोर्स होना चाहिए, और जो एजेंसीज पीछे लगे वो भी ईमानदारी से काम करें, तो इंशाल्लाह क्यों नहीं ये बुराई ख़त्म हो सकती है। जहाँ तक वो ड्रग मेनेंस का ताल्लुक है, इट इज़ अ कर्स इन आवर सोसाइटी। देखिए, एक सोसाइटी को अगर ख़त्म करना हो तो उसमें अगर ड्रग एक अच्छा वेपन है, मोर हार्मफुल देन एनी वेपन लाइक बॉम्ब्स एंड ग्रेनेड्स एंड गन्स। जैसा रिसेंटली हमने सोसाइटीज़ में देखा है, कोई भी सोसाइटी तबाह हो जाती है जब उसमें ड्रग आ जाता है। अब उस ड्रग को रोकने के लिए वी हैव टू टेक सर्टेन इनिशिएटिव्स, लाइक द गवर्नमेंट हैज़ टेकन, द प्रॉपर्टीज़ आर बीइंग सील्ड एंड देयर इज़ आल्सो द जेल प्रोविजन फॉर देयर, इम्प्रिजनमेंट इज़ देयर।
तो ड्रग से जो मेन इम्पैक्ट जो पड़ता है वो हमारे नौजवानों पे पड़ जाता है। उनका वो मेंटली स्टेबल नहीं रहते हैं, बात बात पे वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो उनके पेरेंट्स को होती हैं और उसके बाद कॉलेजेस स्कूल्स को होती है और ओवरऑल हम कह सकते हैं कि सोसाइटी पे उसका बैड इम्पैक्ट पड़ता है। अब इसको रोकने के लिए मतलब सबसे पहले जो है हमें घर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। पेरेंट्स को अपने बच्चों पे नज़र रखनी पड़ती है क्योंकि दे नो देयर बिहेवियर। जब शाम को बच्चा घर आता है उनको पता है कि ये इसका बिहेवियर आज ठीक नहीं है, उसकी आंखें लाल है, वो ठीक तरीके से बात नहीं कर पा रहा है। तो सबसे पहले एक पेरेंट ही रिकॉग्नाइज़ कर सकता है एक जो ड्रग में इन्वॉल्व हुआ हो, और उसके बाद स्कूल्स की भी जिम्मेवारी है, उसके बाद कॉलेजेस की भी जिम्मेवारी है कि वो ऐसे अनासर को रोके। और जो थर्ड थिंग है कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसमें बहुत ही सख्त रहना पड़ेगा। पहले ये जो ड्रग है ये किसी भी तरह से एक इंसान के लिए फ़ायदा नहीं है। अगर हम इसको बोलने की कोशिश करेंगे, इसके बारे में कहेंगे, तो ये हमारे लिए कहीं भी फ़ायदेमंद नहीं है। अगर हमें देखना है कि हम इससे छूट कैसे पाएंगे। ये दो टर्म्स है, एक होता है ड्रग एब्यूज़, दूसरा होता है ड्रग एडिक्ट। जब इंसान ड्रग एडिक्ट बन जाता है तो इसके लिए बहुत मुश्किल होता है इससे छुटकारा पाना। अब हम देखेंगे कि इससे कैसे हम छुटकारा पाएंगे। तो हमें चाहिए कि अगर हमें कॉलेजेस में ये अवेयरनेस प्रोग्राम होंगे या NGOs थ्रू होंगे या अवेयरनेस प्रोग्राम जो हमें दी जाएंगे, इंफॉर्मेशन अगर प्रोवाइड करेंगे तो हम देख सकते हैं तो कहीं ना कहीं हमें इसमें रोकथाम आ जाएगी। स्पोर्ट्स के हवाले से अगर हम बात करेंगे, बीरवा में सब डिवीज़न में ना ही इंडोर स्टेडियम है और ना ही आउटडोर स्टेडियम है। बीरवा के और बाकी गाँव की बात करेंगे, बीरवा सब डिवीज़न करीबन 100 से ज़्यादा गाँव पर ये कैटर करता है। 110 गाँव करीबन हमारे इस बीरवा सब डिवीज़न के साथ आते हैं। हमारे डिफरेंट एरियाज़ में ग्राउंड्स जो बने हैं, सबसे पहले ग्राउंड की मैं जो जिक्र करूँगा वो गुलशन ग्राउंड माछामा है। वहाँ पर भी उसकी जो कंडीशन है वो बहुत ख़राब है, खस्त है। सरकार चाहती है, वो बोलती है कि अब हमारे बच्चे आएँ, खेलो इंडिया के तहत वो खेले। काफ़ी सारे ऐसे इनिशिएटिव्स है, लेकिन यूथ को वो प्लेटफार्म नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से यूथ अपने आप को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करे। अगर यूथ को स्पोर्ट्स प्लेटफार्म मिले वो आगे आ सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों में पोटेंशियल है। हमारे बच्चे आप देख रहे हैं, हमारे बच्चे IAS में टॉप कर रहे हैं, IPS में टॉप कर रहे हैं, UPSC में टॉप कर रहे हैं, डिफरेंट को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में वो हिस्सा लेते हैं। तो उनको चाहिए कि वो स्पोर्ट्स को आगे लेके स्पोर्ट्स प्लेटफार्म यहाँ पर इन बच्चों के लिए प्रोवाइड करें ताकि हमारे बच्चे ड्रग्स और गलत चीज़ से बचें। तो आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जो ड्रग्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये ड्रग्स एक्चुअली में आता कहाँ से है? लाइक हम सब लोग जानते हैं ड्रग्स का जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह उसको पेडल किया जाता है। काफ़ी सारे ड्रग पेडलर्स को आजकल पकड़ा जाता है, लेकिन इसका रूट कॉज क्या है? ड्रग्स एक्चुअली आती कहाँ? देखो, ये सिंपल सी बात है, ड्रग्स जो है ये बाहर से ही सप्लाई होता है सारा कुछ। लेकिन इस रिगार्डिंग पुलिस अच्छा काम करती है। आप देखते हैं कि आए रोज़ पुलिस इसमें काम करती है। हम हर रोज़ सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं कि पुलिस ने फलान ड्रग पेडलर्स को पकड़ा है। उनका एक अहम रोल है और सरकार भी इसके रिगार्डिंग काम करती है। होम मिनिस्टर साहब ने भी जो लास्ट बार उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 0 टॉलरेंस ड्रग, उसके रिगार्डिंग वो काम करते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस पर ये पूरा काम करेंगे। तो जो ड्रग्स बाहर से सप्लाई होता है तो इस पर रोकथाम लगानी चाहिए और सरकार भी इसके रिगार्डिंग बहुत काम करती है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो इस पे पूरा फोकस करेंगे और यहाँ के यूथ को आगे मौका मिले, वो अपने आप को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट कर सकें। कंपटीशन जब हम उसको इन नेगेटिव सेंस लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो हमारे ये एस्पिरेंट्स हैं, इन्होंने कुछ लोगों ने हमें यहाँ पर नीट अटेम्प्ट दे दिया, लेकिन एट फर्स्ट अटेम्प्ट उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया। और रिसेंटली एक स्टूडेंट यहाँ है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं और डिसिप्लिन कमेटी हम यहाँ पूरा राउंड लगाते हैं कॉलेज का, तो हमने उसको किसी कॉर्नर में यहाँ सिगरेट स्मोकिंग करते हुए देखा, द ओनली स्टूडेंट। और फिर हम उसके पास गए और काउंसलिंग की, बेटा आप क्यों सिगरेट पीते हो? आप इतने अच्छे बच्चे हो, क्लास भी अटेंड करते हो, लेकिन सिगरेट क्यों? सिगरेट क्या वजह है?
तो उसने बोला कि छुप के मैंने कहीं पे रखा था ये सॉक्स में या कहीं पे। तो हमने उसको डीप स्टडी करके बोला कि आप बोलो क्या वजह है। उन्होंने सीधे बोला कि सर मैंने नीट अटेम्प्ट किया था और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में फ़ेल हो गया। तो हम हंस पड़े सारे लोग, 2-3 लोग वहाँ पर थे, तो हम हंस पड़े। तो हमने उसको काउंसल किया, बेटा ये इतनी ही लाइफ नहीं है कि आपने नीट अटेम्प्ट दे के आप सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हो, और ये पहले देखना था उसके पेरेंट्स को। सर आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप कंटिन्यूसली बोल रहे हैं कि सिर्फ पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बट एज अ सिविल सोसाइटी हम लोग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? हमारे उलमाओं की, जो हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं, क्या वो हमारे बच्चों को इसका दरस नहीं दे सकते मस्जिदों में कि ड्रग एडिक्शन से, सिगरेट स्मोकिंग से दूर रहें? वही उसी पॉइंट पे मैं आता हूँ। लेकिन फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इज़ द पेरेंट, फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इज़ द होम। क्योंकि जिस तरह से पेरेंट समझा सकता है ना, उस तरह से और कोई रिलीजियस सरमन जब हम जाते हैं तो लास्ट में जाते हैं वहाँ पर नमाज अदा करने के लिए। पेरेंट इज़ दिस इज़ मतलब 100%, अगर हम देखेंगे 100% कंट्रीब्यूशन इज़ ऑफ द पेरेंट। तो हमने उसको काउंसल करके बोला कि ये क्या मसला है। उसने बोला कि जब मैंने नीट अटेम्प्ट देकर जब मैं फ़ेल हो गया तो सारे रिश्तेदार आन पड़े, तो उन्होंने मुझे टीज़ करना शुरू किया, उसका बच्चा सिलेक्ट हो गया, आप नहीं हो गए, आपने दरबदरी की, वो की। तो ये यहाँ पर बनता है पेरेंट का रोल। जब पेरेंट उसको बोलेगा नहीं बेटा कोई बात नहीं है, अगले साल के, तो वो बच जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी। और हाँ, डेफिनेटली टीचर्स का, डेफिनेटली सोसाइटी का, डेफिनेटली एल्डर्स का इसमें बड़ा ही कंट्रीब्यूशन है कि वो जब भी देखे किसी को तो वहाँ पर काउंसलिंग करे। ओवरऑल जो ड्रग पेडलर्स हैं, जो ये ड्रग्स बेचते हैं, उनको कर्ब करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ से ये ड्रग आता है, जब अवेलेबिलिटी होती है तो ड्रग लेना आम बच्चों के लिए, जो इनोसेंट पीपल होते हैं, उनके लिए इजी होता है। जब हम इसको बहुत ना बंद करेंगे, जब अवेलेबिलिटी बहुत कम होगी, तो मुझे लगता है ड्रग पे हम काबू पा सकते हैं। और स्ट्रिक्ट रूल्स जो है वो हमें इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, जैसे कि गवर्नमेंट ने किया भी है कि अब प्रॉपर्टीज़, हम रिसेंटली आए दिनों काफ़ी न्यूज़ों में सुनते हैं कि फ़लाना की प्रॉपर्टी सील हो गई, फ़लाना का मकान सील हो गया, और ये अच्छा इनिशिएटिव है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। दूसरी बात है एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत रोल है इसमें। हमें उनको चाहिए कि अगर कहीं पे भी इसके ख़िलाफ़ कोई इन्फॉर्मेशन हो तो कहीं ना कहीं इनको रोकथाम करने की कोशिश करेंगे, तो हम ज़रूर इस ड्रग से मुफ्त हो जाएंगे। हम देखेंगे कहीं ना कहीं हम इसमें रोकथाम लाएंगे। अगर हम इस सोसाइटी में आज देखेंगे, नियर अबाउट 70% आर एंगेज्ड विद ड्रग्स बिकॉज दे फील एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस वो फील करते हैं अपने आप में। वो देखते हैं कि अगर हम ये स्ट्रेस को भगाएंगे तो हम ड्रग्स लेंगे, तो वो कहीं पे भी फ़ायदा नहीं है उनके लिए। उनको चाहिए कि अवॉइड करें ये ड्रग्स सोसाइटी में, हर किसी जगह में वो, क्योंकि वो अडॉप्ट हो जाए सोसाइटी में, एक वेलबींग बन जाए, तो उनको नहीं चाहिए कि ड्रग्स लेना। बाकी शुक्रिया। कि ड्रग एडिक्शन का मेन रीज़न जो है वो स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग वगैरह है। तो ये ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस वहाँ जगह बनाती है जहाँ पर गैर हकीकत पसंदाना रवैया होते हैं। इससे मुराद ये है कि मतलब एक बच्चे को पेरेंट्स पहले ही डिसाइड करते हैं कि इसको क्या बनना है, लेकिन नेचर ने कुछ और ही, अल्लाह ताला ने कुछ और ही डिसाइड किया होता है। तो हम इन दोनों चीज़ों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह से फिर जब इस स्ट्रेस के माहौल में एक बच्चा जो है, फिर एक कंपटीशन भी होता है, बहुत ज़्यादा होता है कंपटीशन आज, तो उस वजह से स्ट्रेस में पड़ जाता है। फिर उसको यही लगता है, जब मनी की अवेलेबिलिटी भी होती है तो ड्रग्स करने से शायद ये जो है स्ट्रेस कम होगा। तो फिर वो ड्रग इस एडिक्शन में पहले यूज़ करता है, फिर अब्यूज़ करता है, ओवर यूज़ करता है, फिर एडिक्शन में पड़ जाता है। अब इस ड्रग से छुटकारा पाना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन इसका फिर कुछ वेज़ भी है, यानी कि हम इसको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भी डालते हैं। फिर मतलब एक फिर एडिक्शन जो होती है उसमें फिर इसको कम दिया जाता है, मतलब रिवर्स प्रोसेस में होता है। फिर जो फिर एडिक्शन से बाद फिर ओवर यूज़, फिर
एब्यूज़ और फिर यूज़ और फिर धीरे धीरे करके इसको कम किया जाता है। सो अबाउट ड्रग्स आई वुड से कि ड्रग्स का जो मेन कॉज है आजकल के टाइम पे अगर हम देखें यूथ के लिए सबसे इजी जो हो जाता है ड्रग्स आफ्टर फेलियर यूजुअली। तो एकेडमिक स्ट्रेस की वजह से जब हम आजकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं और बच्चा नहीं कर पाता है क्वालिफाई, एंड सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, उसकी वजह से जो है सबसे इजी वे जो लगता है एस्केप का वो ड्रग्स लगता है। जब हम लोग यूजुअली स्टूडेंट्स, जब हमें कोई रास्ता नहीं नज़र आता तो हम अपने दोस्तों के पास जाते हैं। तो ऐसे किसी ग्रुप में ऐसे होता है कि कोई होगा एडिक्ट या स्मोकर होगा ऐसे, तो फ्रेंड्स क्या सजेस्ट करेंगे, भाई तू ट्राई कर ले, यू विल फील बेटर। तो यूजुअली इवेंचुअली जब एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया तो आदत लग जाती है। जब इनको लगता है कि या हमारे नर्व्स जो है काम हो रही हैं तो इट बिकम्स अ हैबिट एंड इवेंचुअली वो एक एडिक्ट बन जाता है। एंड इसमें जो है फैमिली का भी एक हाथ होता है कहीं ना कहीं, जहाँ पर जब एक बच्चा पीछे रह जाता है तो फैमिली का एक रोल होना चाहिए वहाँ पे कि वो अपने बच्चे के पास जाए। दे शुड एक्चुअली एनकरेज देम कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और लेकिन हमारी फैमिलीज़ यूजुअली सोसाइटी के प्रेशर, अंडर प्रेशर होके क्या करते हैं कि बच्चे को ही प्रेशराइज़ करते हैं कि तुम कर नहीं पाए, तुम कर नहीं सकते। दे पुश देम टुवर्ड्स दिस, जबकि उनका रोल उस वक्त होना चाहिए बच्चे का सपोर्ट सिस्टम बनना, जबकि वो नहीं करते ऐसा। तो जो बच्चा है वो मजबूर हो जाता है इस सब में पढ़ने के लिए, इवन दो नोबडी वांट्स टू रूइन देयर लाइफ, बट at that point, that is the only escape for them. अगर हम लंगेट की बात करेंगे, 2 जून है हमारे पास, जून मावर और जून लंगेट। कि हमारा जो सिलेबस है या जो बोर्ड का पैटर्न, चाहे CBSE हो, ICSE हो, स्टेट बोर्ड्स हो, उनका एग्ज़ाम पैटर्न या पढ़ाने वो हमारे जो आगे कंपटीशंस होते हैं उसके साथ मैच नहीं करता है। So they just we have enough resources and we can learn from our own. अगर वो इस टेक्नोलॉजी के चेंजिंग इवॉल्विंग दौर में, AI के दौर में अगर वो खुद को प्रिपेयर नहीं करेंगे तो शायद वो खुद ऑब्सोलीट बन जाएंगे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप भी चाहते हैं हमारी टीम अगला दौरा आपके इलाके का करे तो दिए गए साइट्स पर हमें राब्ता करें। तब तक के लिए दीजिए हमारी रूबरू की टीम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।